हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का थर्ड पार्ट, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है इसमें हम जान लेंगे कि मोहनजोदाड़ो का जो दुर्ग शहर है और जो निचला शहर है वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। लास्ट के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उस 2 पार्ट में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किस प्रकार से हुई है और मोहनजोदाड़ो किस प्रकार से ढूंढा गया है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि हड़प्पा सभ्यता तो सबसे पहले टाइम पे जो सबसे पहला स्थल था वो ढूंढा गया, कौन सा जगह, हड़प्पा, ठीक है। लेकिन सबसे पूरा स्थल कौन था, तो सबसे पूरा स्थल था मोहनजोदाड़ो, ओके। यानी कि जो मोहनजोदाड़ो शहर था, ठीक है, वो मोहनजोदाड़ो काफी विकसित और हड़प्पा से ज्यादा संस्करण और समृद्ध था, ओके। मोहनजोदाड़ो तो मोहनजोदाड़ो शहर में बहुत ज़्यादा पूरा स्थल भी है। अब पूरा स्थल क्या होता है, तो पूरा स्थल ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुरानी अवशेष होते हैं, वस्तुएं होते हैं, वो मिलते हैं। अब तुम देखोगे कि कोई भी वस्तु या कोई भी अवशेष अगर 1000 साल बाद मिलता है तो या तो वो ज़मीन के अंदर मिलेगा या तो वो ज़मीन के ऊपर मिलेगा, इन्हीं दोनों में से एक जगह पर मिलेगा, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है मोहनजोदाड़ो की बस्तियाँ, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की बस्तियों की अगर हम बात करें तो इन बस्तियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कि एक तो था दुर्ग बस्ती, यानी कि जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दुर्ग शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो है निचला शहर, ठीक है। कौन सा है, निचला शहर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों शहरों के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए, जो दुर्ग शहर था सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम निचले शहर पे जाएंगे। दुर्ग शहर किस प्रकार से भिन्न था निचले शहर से, और इसके लिए इसके अंदर से क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इतना प्रसिद्ध शहर कैसे था और यहाँ पे क्या क्या हुआ करता है, ठीक है, दुर्ग शहर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये जान लो कि ये पूरा का पूरा जो दुर्ग शहर था एक चबूतरे पे बसाया गया था। किस पे बसाया गया था, चबूतरे पे, यानी कि नीचे चबूतरा है और चबूतरे के ऊपर क्या बनाया गया है, पूरा का पूरा शहर बना दिया गया है, ठीक है। और उसको क्या कहा जाते हैं, दुर्ग शहर कहता है। और ये ऊंचे स्थान पे था, ठीक है। ऊंचे स्थान मीन्स मतलब थोड़ा सा ऊपर, जो बाकी जमीनें होती है ना उन जमीनों से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। इसलिए इसको दुर्ग शहर या तो फिर उचला शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उचला शहर या ऊंचा शहर भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब इसके चारों तरफ से ना किलेबंदी की गई थी, यानी कि ना घेरा गया था, चारों तरफ से एक बाउंड्री बना दी गई कि भाई ऐसा है, ये जो शहर है किसका है, ये शहर सिर्फ और सिर्फ हमारा है, ठीक है। और ये दुर्ग शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी जातियां हुआ करती थी, जैसे कुलीन वर्ग के लोग हो गए और जैसे राजा महाराजा हो गए जो कि प्रजा पर अपना हुक्म जमाते हैं, या तो फिर जो अमीर घराने के लोग हो गए, वो सारे कहाँ पे रहते थे, वो सभी के सभी दुर्ग शहर में रहा करते थे। जैसे कि कुलीन वर्ग के हो गए, है ना, तो इन सब जो लोग हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते थे, वो कहाँ रहते थे, वो दुर्ग शहर में रहा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्ग शहर के बारे में, तो इसके जो घर थे, ठीक है, उन घरों के अंदर क्या मिला है, बहुत बड़ा यानी कि विशाल स्नानागृह मिला है। क्या मिला है, विशाल स्नानागृह। तो स्नान गृह जो मिला है, ठीक है, इस स्नान गृह के अंदर नहाने के लिए यूज किया जाता था। कैसे नहा, क्योंकि अभी देखो, अभी वर्तमान समय अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जो हम स्विमिंग पूल देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक स्नानगृह बनाया जाता था जो कि आंगन में हुआ करता था। और इसके विशाल स्नानगृह के जो चारों तरफ होते थे वो क्या बना देते थे, गलियारे बना दिया करते थे, ठीक है। जैसे इस प्रकार से अगर स्नानगृह है तो इधर गलियारे बने हुए हैं चारों तरफ से, और गलियारे के बाद जब जलाशय, इसको जो जलाशय है ना, इस जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना दी गई थी। क्या बनाई थी, सीढ़ियां, ताकि पानी का यूज अच्छे से हो सके। और जो भी फिर पानी गंदा हो जाता था उस पानी को छोटे नालियों के सहायता से बड़े नालों के अंदर क्या कर दिया जाता था, बहा दिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से ये दुर्ग शहर की थी। और तो और यहाँ पे जितने भी प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं ना, ठीक है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे कराए जाते हैं, तो वो दुर्ग शहर में कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और तो और सार्वजनिक कार्यक्रम भी कहाँ होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम भी होता है कहाँ पे, तो दुर्ग शहर में होता है सार्वजनिक कार्यक्रम। तो ये चीज देख रहे हो आप कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक शहर पाया गया, ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो था, एक और जगह है।
हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही। और उस शहर के अंदर वहाँ पे जो समाज है वो दो भागों में डिवाइड है, एक तो दुर्ग शहर में और दूसरा निचले शहर में। तो जो दुर्ग शहर है उस दुर्ग शहर के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी से बनाया गया है और बढ़िया तरीके से सजावट किया गया है, यहाँ की संस्कृति को मान्यता रखते हैं। और तो और यहाँ पे जो बड़े लोग थे ये अपना बाजार करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ढोल नगाड़े मतलब नाच गाना वगैरह जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कौन है, अमीर लोग रहा करते हैं। और अमीर लोग जो खुद हैं वही रूल बनाया करते थे, और जो ये रूल बनाया करते थे सबको फॉलो करना पड़ता था, इवन निचले शहर के लोगों को भी फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी देखिए निचला शहर के बारे में जानते हैं। निचला शहर के अगर बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये जान लेना कि ये जो क्षेत्र है निचला शहर वो दुर्ग शहर से क्षेत्रफल में बड़ा है, ठीक है। अगर दुर्ग शहर इतना है तो निचला शहर कितना है, इतना बड़ा है, ठीक है। और दुर्ग शहर को भी चारों तरफ से घेरा गया था, यानी कि बाउंड्री बनाई गई थी, जिससे क्या होता है, यही जो बाउंड्री होता है वो दुर्ग शहर से निचले शहर को क्या करता है, अलग करता है। ओके, तो दुर्ग शहर से निचले शहर को क्या करता है, अलग करता है, जो बाउंड्री बनाई गई है। और इसके अंदर भी कितने इमारतें हुआ करती थी, ठीक है, कितने इमारतें, कितने गुंबद, है ना, कितने गुंबद हो गए, और कितने बहुत सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी, यानी कि घर वगैरह हुआ करते थे जो कि बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको भी वो किस पे बनाया करते थे, चबूतरे पे बनाए जाते थे। जैसा सेम हमने यहाँ पे दुर्ग शहर में देखा कि यहाँ पे चबूतरों के आधार पर, यानी कि इस पे तो पूरा शहर बसा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो इमारतें थी वो चबूतरे पर बनाया गया था। चबूतरे पर क्यों बनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या था, है ना। तो चबूतरे पर इसलिए बनाते हैं ताकि वो नींव का काम करता है। जो चबूतरा होता है, जैसे कि अगर वर्तमान समय में या फिर कभी भी जब मकान बनाया जाता है तो उसके मकान बनाने से पहले नींव डाली जाती है। अब नींव डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस होता है वो, अगर वो नहीं हुआ तो मकान गिर जाएगा, भूकंप आ जाएगा घर के अंदर ही, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, नींव के तौर पे, नींव डालने के तौर पर वो चबूतरे पर ही घर बनाया करते थे, और चबूतरा जो था वो नींव का काम करता था। और यहाँ की जो गलियां होती थी, ठीक है, और जो नालियां होती थी वो डिग्री पद्धति हुआ करती थी। ध्यान रखना, कौन सी पद्धति से बनाई गई थी, डिग्री पद्धति से बनाई गई थी, ताकि अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो अभी आगे डिस्कस करूंगा, देखते जाना। और तो और यहाँ पे जो निचला शहर है, यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ रहते थे किसान, यहाँ रहते थे मजदूर, ओके, मजदूर रहा करते थे, और व्यापारी रहा करते थे। तो जो व्यापारी होते थे वो यहाँ पे अपने वस्तुओं का निर्माण करके, ठीक है, इन वस्तुओं को कहाँ ले जा करके बेचते थे, वो बेचते थे दुर्ग शहर में। दुर्ग शहर में जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक मार्केट हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट बनाया जाता था, और वहीं पे जाकर के लोग व्यापारी जो होते थे अपना सामान वगैरह बेचते थे। तो ऐसे ही जो निचले शहर के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे कि अपने वस्तुओं को उठा करके, जितने भी होते थे वो सारे के सारे कहाँ लेके जाते थे, दुर्ग शहर में जाते थे, और वहाँ पे अपना व्यापार करते थे, जिससे अपना पैसा कमा सके, ठीक है। एक मोहनजोदारो मूवी बनी है, उसमें आप अगर आप देखते हो तो उसमें यह समझ में जरूर आ जाएगा कि किस प्रकार से निचले शहर से लोग अपने वस्तुओं, अपने उत्पादन सामानों को दुर्ग शहर में जाकर के बेचा करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे की बात करें तो अब इनके और इसके, यानी कि पूरे के पूरे मोहनजोदाड़ो के, ठीक है, निचला शहर दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो इनके अगर हम नालों का निर्माण करें, ठीक है, जो जिस प्रकार से नाले बनाए गए थे, नालों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो नाले जो थी वो डिग्री पद्धति हुआ करती थी। डिग्री पद्धति मीन्स कि वो 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते थे, समकोण रूप से काटते थे। कैसे काटते थे, तो देखिए कि अगर यहाँ पे अगर आपको गली मिल जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से कटा हुआ मिलेगा 90 डिग्री के एंगल पे। 90 डिग्री के एंगल पे बनाने का मतलब ये होता है कि यदि इधर से हवा चले तेज की तो सारा जो गली का कूड़ा कचरा है वो दूसरी तरफ बाहर निकल जाए, और इधर से हवा चले तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए। तो किधर से भी हवा चलेगा वो गलियों को साफ करता हुआ जितना भी कूड़ा करकट है वो सारा बाहर लेकर के चला जाएगा, ठीक है। इसके आगे की हम बात करें तो देखिए मोहनजोदारो की बस्तियों के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि एक दुर्ग शहर है और एक निचला शहर है, और इसके नालों के निर्माण में और भी कुछ विशेषता है, जैसे कि 90 डिग्री पे तो पद्धति थी ही थी, है ना। अब नालियां जो थी वो घरों से पहले बनाया करते थे, यानी कि नालियों का जो निर्माण हुआ करता था ना, इन नालियों का निर्माण घर के निर्माण से पहले होता था। मतलब कैसी थिंकिंग सोच सकते हो, डेवलप थे, ऐसा नहीं कि वो बेकार थिंकिंग रख रहे हैं कि
नाली पहले बना देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। उनको अच्छा लगने नहीं, वो अपने प्लानिंग तरीके से घर बनाते थे। यही वर्तमान समय में क्या होता है, अगर घर बना लिया, घर बनाने के बाद नाली निकाल देते थे, जहां मर्जी से निकाले, चाहे किसी एक घर में से होते हुए ना निकल जाए नालियां, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो नहीं हुआ करती थी। वहां पे नालों का निर्माण किस तरीके से होता था, जैसे कि देखिए आपको मैं बता दूं कि ये है गली, ठीक है, थोड़ा बड़ी कर लेते है ना, ये हो गया गली, ओके, और इसके बगल में हो गए नालियाँ, ठीक है। अब देखो ये कौन है, नाली, ओके, और ये क्या है, गली। और ध्यान से देखना बस, पहले होता है नालियों का निर्माण दोनों तरफ, फिर बीच में बन जाती है गली, या तो फिर क्या बन जाता है, रोड बन जाता है, ओके, और इसके बाद बनाते हैं वो क्या, घर, ठीक है, ताकि जितने भी अवशेष पानी हो, ठीक है, जो खराब या गंदा पानी हो, वो घरों से बाहर निकाल करके जो नालियां हैं सड़कों के किनारे, इसके द्वारा बह करके बड़े नाले में जा करके मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग से बनाया करते थे वो, समझ आ रही है ना बात। तो अभी हम इसके गृह की बात करें, यानी कि घर की बात करें कि घर किस किस प्रकार से बनाया जाता था, ठीक है। तो जो घर हुआ करते थे ये इतनी बढ़िया तरीके से कि जो घर होता है वो घर के ग्राउंड लेवल पे जितने प्रकार के जो कमरे होते थे चारों तरफ, उन सभी कमरों में किसी भी कमरे में खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और घर के बीचों बीच क्या होता था, बड़ा सा आंगन हुआ करता था, और आंगन के चारों तरफ क्या बने होते थे, कमरे बने हुए होते थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर गेट मिलता है, और तो और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी मुख्य विशेषता क्या है कि यदि कोई भी गली से बाहर मतलब जा रहा हो, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पे, श्याम है या फिर राम है या फिर मोहन है, जो भी है, लालू कालू पीलू, तो ये निकल रहा है, तो अगर ये इधर झांक करके देखता है तो क्या घर के अंदर दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके पीछे रीजन क्या। अब उस टाइम पे तो पर्दे का प्रचलन होता ही नहीं होगा। पर्दा मीन्स जो अभी हम वर्तमान समय में गेट पे ही लगाते हैं, जो पर्दा लगाते हैं ना, वो उस टाइम पे तो प्रचलन था नहीं। तो क्या था, तो वो घर के जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पे बनाते थे बहुत बड़ा सा दीवार, ठीक है, एक दीवार बना दिया करते थे। अब दीवार जब बन जाएगा तो क्या होगा, या तो वो एंट्री करके राइट से अंदर जाएगा, या तो एंट्री करके वो लेफ्ट से अंदर जाएगा, इन दो तरीके से जाएगा। अगर बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस बाहर वाले व्यक्ति को अंदर का जो आंगन है या तो फिर बाकी सब हो रहे एक्टिविटी है वो चीज़ नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि सामने तो दीवार दिखेगा, और अंदर जाना हो तो अंदर जाके राइट या तो फिर आप लेफ्ट तरीके से होकर के जा सकते हो। ऐसे हुआ करती थी एंट्री। देख रहे हो इतनी बढ़िया पद्धति से बनाया गया था मोहनजोदारो शहर, और इतने अच्छे तरीके से। और ऊपर यहाँ पे छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, है ना, और बहुत बड़े बड़े माल गोदाम भी मिले हैं। और जो माल गोदाम हुआ करता था उसके वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। और इवन का जो पूरे के पूरे मोहनजोदारो है ना, ये पूरा मोहनजोदारो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। अब कच्ची ईंटों का साइज आपको मालूम है, जिसकी लेंथ थी वो 2A थी, ओके, और इसकी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, वो थी 2A, है ना, यहाँ देखना। और इसकी जो हाइट है ओनली क्या थी, A। ये था एक ईंट का साइज, ध्यान रखना। और ये ईंट का जो साइज है, इस पूरे कच्ची ईंट से ही पूरा का पूरा मोहनजोदारो बना हुआ था, है ना। आगे देखिए, तो मोहनजोदारो का पूरा स्थल हो गया। हमारा जो दुर्ग शहर था, निचला शहर था, वो हो गया, नालियाँ हो गई, और जो गृह स्थापित था यानी कि जो घर बनाए गए थे वो इस प्रकार से थी। घर के अंदर जितने भी घर बने हुए थे उन सभी घरों के पास कुआं जरूर मिला है, ठीक है। हर एक घर में कुएं का निर्माण जरूर मिला है। ये सारे अवशेष मिले हुए हैं कि हर एक घर में क्या है, कुआं है। और कुआं ऐसे ही अभी नहीं बना दिया जाता था कि जहां मर्जी हो कुआं बना दिए। कुआं ऐसे स्थान पे बनाया जाता था कि अगर राहगीर भी आ रहा हो, अगर कोई व्यापारी भी आ रहा हो, और यदि उसे प्यास लगता है तो वो वहां से पानी निकाल करके पी सके, ठीक है, कुएं में से। तो अगर यह घर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री बना करके अगर यहाँ पे कुआं बना दिया जाए तो कोई भी राहगीर आदमी अगर जा रहा हो, इसको प्यास लगे तो यहाँ से पानी निकाला, इसने पी लिया, इसकी प्यास बुझ गई। बढ़िया पद्धति है, ठीक है। इतनी बढ़िया तरीके से, नियोजन तरीके से बनाया गया है कि आज इसको हम पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छे तरीके से बनाया गया।
इतने पुरानी सभ्यता को। और सबसे बड़ी बात, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक सभ्यता है जो कि भारत में सम्मिलित था। ये सभ्यता कुछ हिस्सा इसके भारत में था, जैसा कि आपको पहले पार्ट में बताया। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देख लेना, है ना। अभी हम इसकी बात करेंगे विभिन्नताओं की, ठीक है। विभिन्नताओं मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या विविधता थी। सामाजिक विविधता थी, आर्थिक विविधता थी। तो इन विविधताओं को हमें पता कैसे चला, ऐसे कौन कौन से प्रमाण मिले जिनसे हमें ये पता चला कि भाई जो मोहनजोदारो हैं उनके अंदर भी विभिन्नता थी। असमानता तो खैर हम कह नहीं सकते क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं थे, विभिन्नता जरूर थी, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट जरूर किया करते थे, है ना। तो अभी देखिए इसको रफ करके तो देखिए, मोहनजोदारो की जो सामाजिक विभिन्नता है इसको दो भाग में डिवाइड करके इसका अवलोकन किया गया है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक। तो आर्थिक और सामाजिक जो असमान जो विभिन्नताएं पाई गई है, ठीक है, उन आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं को दो प्रकार के जो सबूत मिले हैं हमें, उन्हीं के आधार पर हमने जाना कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से भिन्न थे। तो पहला जो था वो था समाधान, ठीक है। और जो दूसरा है ना, वो जो दूसरा उसको हम कहते हैं विलासिता, ओके, विलासिता। तो ये दो प्रकार से हमने जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सबूत मिले जिनसे हमने ये जाना कि हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो विभिन्नताओं में विश्वास रखते थे, विभिन्नता रखते थे एक दूसरे से। तो समाधान में देखा, पहले तो हमने बहुत सारे कब्र मिले, मतलब हमें बहुत सारे कब्र मिले, ठीक है। उन कब्रों को क्या किया, देखा, तो उनमें प्राप्त हुआ कि कितने ऐसे कब्र थे जिन कब्रों के अंदर क्या था, प्लस्तर हो रखा था, यानी कि जो सीमेंट वाला होता है ना उससे क्या किया जाता है, प्लस्तर हो रखा था, फर्श बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, फर्श बनी हुई थी, और ईंटों से बना हुआ था। वो किससे बना हुआ था, ईंटों से। तो ये जो कब्र हुआ करते थे, एक तो इस प्रकार के कब्र मिले, और जो दूसरा कब्र मिला है उसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तन हुआ करते थे, यानी कि मिट्टी जो होती थी कच्ची, और उन मिट्टियों को मतलब पिघला करके फिर उसको गूंथ करके फिर उसको क्या बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था। तो इसके क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। कितने कब्रों के अंदर क्या मिला है, तो फ्यांस मिला है ना, फ्यांस मिला है। अब इससे समकालीन विश्व में उस टाइम क्या अनुमान लगाया जाता है ना, तो पिरामिड आप जानते होंगे कि मिस्र की सभ्यता में पिरामिड है, और आज भी पिरामिड मौजूद है वहाँ पे मिस्र के अंदर। तो वहाँ पे जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड बनाया गया वो भी किसी सब या फिर मम्मी, तुम जानते होगे कि मम्मी को दफनाया गया था, उसके बाद पिरामिड बनाया गया था, जिसमें राजा महाराजा की जब मृत्यु हुआ करती थी तो बहुत सारे गहने, जेवरात और बहुत सारी चीज़ों को साथ में ही दफनाया जाता था। अब ऐसा होता क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या था दफनाने के पीछे, तो इसके पीछे ये रखते थे कि वो ना पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, है ना। पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास रखते थे कि अगर ये अभी मरा है तो ये दोबारा जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद इसको वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तो किससे मांगेगा। इसलिए भाई साहब इनकी जो वस्तुएं हैं वो इनको दे दो और इनको जाने दो। और वहीं से जो परंपरा अभी तक चली आ रही है कि अभी भी वर्तमान समय में अगर किसी की डेथ होती है ना, तो उसके सारे जो कपड़े होते हैं, उससे जो रिलेटेड सामान होता है, वो उसके साथ ही जला दिया करते हैं या तो फिर दफना दिया करते हैं, देखते होगे। तो पुनर्जन्म में क्या करते थे, वो आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे कि भाई अगर मर गया कोई इंसान तो मरने के बाद जब उसको दफना रहे, अगर वो पैदा हुआ तो उसको क्या करेगा, मतलब वो किससे मांगेगा। अब मरने के बाद कौन किससे कुछ मांगता है क्या, नहीं मांगता। लेकिन ये क्या करते थे भाई साहब, विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म होता है। तो ये तो समाधान से जाना हमने कि इतने मतलब अंधविश्वास ही कह सकते हैं हम, है ना। और दूसरे जानते हैं विलासिता की। विलासिता में दो प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है। एक तो वो वस्तुएं जो कि रोजमर्रा में यूज होता है, ठीक है, और एक वो वस्तुएं जो कि महंगी और कीमती हुआ करती थी, जो कि हर किसी के पास नहीं होती थी। हर किसी के बस की बात होती नहीं है भाई खरीदना। अब जो बहुत बड़ी महंगी महंगी चीज़ है, जैसे हम हीरा मान लें या फिर गोल्ड मान लें, तो हर किसी घर में हीरा नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात, ओके। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और कीमती, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से आते हैं, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए, है ना, चक्कियाँ हो गई। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक विभिन्नता यहीं पे पता चल जाता है हमें, है ना, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चक्कियाँ हुआ करती थी वो और बर्तन हुआ था, ये तो रोज़मर्रा की, यानी कि एवरेज जो पीपल हुआ करते थे, यानी कि जो नॉर्मल लोग भी होते थे, उनको भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी और ये चीज़ें उनके पास थी, है ना। लेकिन कीमती वस्तुओं के अंदर अगर हम एक वस्तु की बात करें, वो है फ्यांस के पात्र, ठीक है।
वो क्या है, फ्रांस के पात्र। ये इसलिए महंगा हुआ, ये सबसे महंगी वस्तु हुआ करती थी उस टाइम पे, वो इसलिए क्योंकि इसके लिए घिसी हुई रेत की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। यानी कि एक तो हो गया घिसी रेत, दूसरा हो गया रंग, है ना, दूसरा क्या हो गया रंग, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया तुम्हारा चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। अब इन तीनों को मिश्रण कर दिया जाता था। क्या किया जाता था, मिश्रण किया जाता था, और मिश्रण के बाद जाकर के उसको पकाया जाता था, और पकाने के बाद फ्रांस के पात्र प्राप्त होते थे। इसीलिए इसको मतलब ये मतलब महंगा हुआ करता था, इसीलिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घिसी हुई रेत इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, और साथ ही साथ जो कलर यानी कि जो रंग यूज़ किया जाता था वो भी आसानी से नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, फ्रांस के जो पात्र होते थे वो महंगा होता। शायद वहाँ दिख ना रहा हो आपको, ठीक है, फ्रांस के पात्र। ओके, तो ये विभिन्नता है इनकी कि समाधान और विलासिता इन दो प्रकार से पाई जाएगी। और आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये समझ सकते हो कि जो फ्रांस के पात्र होंगे ना वो अमीरों के पास होंगे, छोटी मोटी वस्तुएं या फिर गरीबों के पास नहीं होंगे। जैसे अगर हमने उच्च शहर और निचले शहर की बात करें तो जो दुर्ग शहर वाला था, जो ऊंचा शहर था, उसके अंदर ये सारी वस्तुएं फ्रांस के पात्र वगैरह ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मोहनजोदाड़ो की विभिन्नता है, और पूरी की पूरी हम जाने तो हड़प्पा सभ्यता की विभिन्नता है कि इतने सारे विभिन्नता पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। समझ आ रही है बात। तो या आज हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदाड़ो के 2 शहर और उनकी कुछ विभिन्नताएं थी, वो भी हमने जाना। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।